नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। सभी राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे पर हो रही चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान प्रेसिडेंट कलर समारोह में हुए शामिल। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4 बजे होगा नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका का भारत दौरा आज से। 3 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। सांसदों का मैत्रीपूर्ण 2020 क्रिकेट मैच। सभी दलों के सांसद टीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं क्रिकेट। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री राज्य की राजधानी रायपुर में राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में शामिल हुए। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बलों ने गृह मंत्री को सलामी दी। परेड को लीड कर रहे हैं परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला आईपीएस। सलामी मंच के ठीक सामने। मंच के सामने प्लाटून नंबर 1 प्लाटून कमांडर सुश्री गरिमा दादर, उप पुलिस अधीक्षक सहायक गुणेश्वरी नुरेटी और उमा ठाकुर। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। मंच के ठीक सामने है प्लाटून नंबर 2 उप पुलिस अधीक्षक दीपमाला कुर्रे के नेतृत्व में सहायक है गोविंद वर्मा और योगेश चंद्रा। प्लाटून नंबर 3 प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सुश्री सुसंता लकड़ा, सहायक प्लाटून कमांडर मोहसिन खान और जितेंद्र चंद्रा। प्लाटून नंबर 4 प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका श्याम, सहायक प्लाटून कमांडर सौरभ चंद्राकर और अमित कुमार सिंह। निशान ध्वजवाहक उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, जिन्होंने अपने मजबूत कांधों पर संभाला हुआ है इस राष्ट्रीय निशान को। प्लाटून नंबर 5 उप पुलिस अधीक्षक प्लाटून कमांडर श्री अविनाश ठाकुर, सहायक प्लाटून कमांडर मनीष राजपूत और नीतीश नायर। प्लाटून नंबर 6 प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक आशीष नेताम, सहायक शोएब मोहम्मद और नवरतन वर्मा। प्लाटून नंबर 7 प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौहान, सहायक ज्ञानेश्वर गंगवाल और डीडी मानिकपुरी। प्लाटून नंबर 8 मंच के सामने से गुजरता हुआ प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सौरभ उइके और सहायक के देवराजू और विक्रम बघेल। एडजुटेंट उप पुलिस अधीक्षक जिला कांकेर शुभम तिवारी। बैंड का प्लाटून एएसआई लीलेश कुमार और एएसआई धर्मेंद्र सारथी के मार्गदर्शन में। बहुत ही शानदार और जानदार परेड। जोरदार तालियों से अनवरत हम इन सभी का स्वागत करें। मार्कर है सब इंस्पेक्टर आदित्य ठाकुर और सब इंस्पेक्टर पिल्लू राम मंडावी।
इन जवानों का जोश और खरोश देखकर लगता है कि मानो ये कह रहे हो, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाए। धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अंबर हिले धरा डोले, पर हम अपना पंथ न छोड़े, सागर सीमा भूले, पर हम अपना ध्येय न छोड़े। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। एक चाल, एक सी आवृत्ति और साथ उड़ते रंगों के गर्द गुबार। ऐसा लगता है मैंने आगे और आगे, सबसे आगे की भावना लिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के तिरंगे को उच्चतम, शिखरतम और श्रेष्ठतम रखना चाह रहे हैं। इंस्पेक्शन लाइन पर वापस पहुंचती ये परेड, ये बल जनता का बल है, ये हिम्मत, ये शौर्य, ये ताकत, ये इज्जत, सभी कुछ इस देश की जनता की ही अमानत है। ये वर्दी जिसे इन जवानों ने शान से पहनी हुई है, ये देश की अमानत है। इसकी कीमत है इनके तन के लहू का कतरा कतरा। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट अभी अभी हमने देखा है। ये वो जवान है जिनके बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागबां हैं, इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। मार्च पास्ट प्रतीक है एकता का, सामंजस्य का और अनुशासन का। मार्च पास्ट यानी अभिमुख प्रयाण, और आगे बढ़ता हुआ यह मार्च पास्ट मार्किंग ट्रैक पर। इन सभी जवानों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं तो हमारे जीने की सार्थकता इसी में है कि हम देश का भार अपने कांधों पर लेकर जीवित रहें। यही देश के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है और हमारा पहला अधिकार भी। सभी प्लाटून वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे थे रायपुर से ये सीधा प्रसारण, जहां पुलिस ग्राउंड पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। आपको बता दें कि इस समय केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस को इस समय मिला है प्रेसिडेंट कलर। इसी के साथ राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें सलामी दी है और साथ ही साथ मार्च पास्ट किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में सांसदों का एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच राज्यसभा सभापति 11 बनाम लोकसभा स्पीकर 11 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जा रहा है। लोकसभा स्पीकर 11 की अगुवाई अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं, जबकि राज्यसभा स्पीकर 11 की कप्तानी किरण रिजिजू कर रहे हैं। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर हो रहा है। टीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला जा रहा है।
तो सांसदों के बीच ये क्रिकेट मुकाबला इस समय खेला जा रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जहां राज्यसभा और लोकसभा के सांसद सदस्य इस क्रिकेट मैच में हिस्सा ले रहे हैं। और इस क्रिकेट मैच का उद्देश्य टीबी मुक्त भारत करना है, टीबी के खिलाफ जो जागरूकता है उसको फैलाना है। और सांसदों के बीच ये क्रिकेट मुकाबला दिल्ली में इस समय आयोजित किया जा रहा है। और इस फ्रेंडली क्रिकेट मैच से पहले भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। सांसदों के मैच का प्रमुख उद्देश्य टीबी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है, ताकि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा कर सके। उन्होंने साथ ही कहा कि 2015 से अब तक भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है। दुनिया भर का लक्ष्य 2031 का है। अगर आप 2015 से लेकर अब तक देखें, भारत में जो टीबी से जुड़ी हुई मृत्यु है वो उसमें 38% की गिरावट आई है और जो नए केसेस हैं उनमें लगभग 18% की गिरावट है। दुनिया भर में ये लगभग 8% है। इसका मतलब भारत दुनिया से बेहतर कर रहा है। हमारा प्रयास सांसदों के मैच करने का ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और हम टीबी मुक्त भारत जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने रखा उसको पूरा कर सकें। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चुनाव नतीजे आने के 21 दिन बाद आज कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होने वाला है। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। भाजपा के 20 से 21 विधायक मंत्री बन सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। खबर संभल से आ रही है। संभल में 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना की गई है। लोगों ने भक्ति भाव से गणेश जी, भगवान शिव शंकर और हनुमान जी की आरती की। नखासा थाने इलाके में लगभग 5 दशकों से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया है। दरअसल ये मंदिर अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ DM और SP की टीम के छापेमारी के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर में कुएं को पाटकर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े इस मंदिर को पुलिस द्वारा अब खोला गया है। शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने से संभल के लोग बेहद उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर में अब हर दिन पूजा पाठ की जाएगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। प्रेम से सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। 24 कोसीय परिक्रमा जो हम लोग यहाँ की है
उसमें उसी परिधि में ये सारे मंदिर आते हैं और इन मंदिर को विशेष स्थान है। ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है। यहाँ पे कमेटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण चिन्हित होना चाहिए कि जो लगातार यहाँ पे रहे। उसके बाद कमेटी का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे और बाकी जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पे कार्य किया जाएगा। जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ भी अभियान जारी है। ये जो भी सार्वजनिक जगह है, नाली है, नाला है या सड़क है, उस पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको हटाया जा रहा है। आप सबको पता ही है कि इससे पहले चंदौसी में भी ये अभियान चलाया जा रहा है 2 महीने से। तो क्योंकि मास्टर प्लान का कार्य यहाँ भी गतिमान है, तो उसी क्रम में ये ड्राइव चलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक संविधान की धज्जियां ही उड़ाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर माई बहन मान योजना की घोषणा को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। प्रियंका जी को क्या दिखाई पड़ेगा जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आज तक संविधान की धज्जी उन्होंने उड़ाई और एक एक करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आईना दिखा दिया। तो अब आईना दिखने के बाद उनको तो चेहरा अपना दिखेगा नहीं, तो इसलिए वो बोल रही हैं। तेजस्वी जी के माता पिता जी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बता दें वो कि मेरे माता पिता जी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। अब बात संविधान पर लोकसभा में हुई 2 दिवसीय चर्चा की। कल लोकसभा में संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य में भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए संविधान निर्माताओं को नमन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को
हथियार न बनाया जाए। 8वां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। 9वां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना विषय पर चर्चा हो रही है। साथ ही विनिर्माण सेवा, ग्रामीण गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी निकिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी व्हाइटफील्ड डिवीजन शिव कुमार ने बताया है कि अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट में निकिता सिंघानिया और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, समय पर पैसे मांगने और ना देने पर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मानसिक प्रताड़ना और कानून से इंसाफ ना मिलता देख अतुल सुभाष ने आत्महत्या का निर्णय लिया। और अब एक अच्छी खबर, इस साल के एनटी अवार्ड्स यानी कि न्यूज़ टेलीविजन अवार्ड्स में डीडी न्यूज़ ने अपना परचम लहराया है। डीडी न्यूज़ को 5 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला है। डीडी न्यूज़ के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी, वहीं गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज़ गुजराती को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा G20 की 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज़ को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज्ड लाइव इनिशिएटिव बाय ए न्यूज़ चैनल की हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इंडियन टेलीविजन.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2007 में न्यूज़ टेलीविजन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। एनटी अवार्ड्स में हिंदी, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषाओं के 550 से ज़्यादा चैनलों को शामिल किया गया है। और अब खेल से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। ओमान में खेले जा रहे महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज फाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। गत चैंपियन भारत ने कल जापान पर 3-1 की जीत के साथ अपना दबदबा कायम रखते हुए महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारतीय महिला टीम का इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और टीम को सिर्फ ग्रुप दौर के मैच में चीन के हाथों हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश उस मैच में मिली हार का बदला लेने पर होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।